हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सब बहुत अच्छा तरह से चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को इंडेस 33 का रिवीजन कराऊंगा। ये इंडेस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेस में से आता है और बहुत ही ज्यादा आसान इंडेस है। एक छोटी सी बात मैं आपको पहले बता देता हूं, ये एक रिवीजन वीडियो है, इसलिए मेरी जो बोलिंग स्पीड रहेगी वो नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज्यादा रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडेस 33 का नाम क्या है सर? अर्निंग पर शेयर। देखिए, 5 व्यक्ति थे, उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख रुपीज कमाए। बताइए एक व्यक्ति ने कितना कमाया सर? 2 लाख। बस यही कहानी है इंडेस 33 की। इंडेस 33 ये कहता है आप क्या करेंगे, ड्यूरिंग द ईयर जो आपने अर्निंग की है, पर शेयर अर्निंग कितनी है उसका डिस्क्लोज करेंगे, उसको डिस्क्लोज करेंगे। अर्निंग पर शेयर बेसिकली दो टाइप की होती है, एक आपका बेसिक अर्निंग पर शेयर, एक आपका डायरेक्ट अर्निंग पर शेयर। पहले मैं बात करूंगा किसकी? बेसिक अर्निंग पर शेयर की, और फिर बात करेंगे डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की। जब तक मैं बेसिक अर्निंग पर शेयर की बात करूंगा, हम कोई भी बातचीत नहीं करेंगे अबाउट डीपीएस की, ठीक। चलिए स्टार्ट करें। हाँ जी सर, बेसिक अर्निंग पर शेयर इट मींस क्या है? इंडेस 33 ये कहता है कि जो आपकी अर्निंग है किसके लिए? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए, ऑर्डिनरी शेयर के लिए, इक्विटी शेयर के लिए, ठीक। पर इक्विटी शेयर कंपनी ने क्या अर्न किया आप उसको डिस्क्लोज करेंगे, और ये आपकी कहलाएगी बेसिक अर्निंग पर शेयर। अब यहां पे सर देखिए दो बातें हैं, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और दूसरी बात क्या? वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर। भाई अर्निंग मान लो 10 लाख रुपीज है एक मिनट के लिए, और 5 शेयर है, तो एक शेयर के बराबर कितना कमाया सर? 2 लाख। अब हमें डिस्कस करना है अर्निंग कैसे कैलकुलेट होगी और वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए अर्निंग के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी प्राइमा फेसी बता देता हूं। अर्निंग का मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर ने क्या अर्निंग की है, कैसे निकलेगी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर सर वो क्लासिफाई होता है एज ए इक्विटी। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं किसके बारे में बात करूंगा? अर्निंग के बारे में। अभी जब तक सर हम लोग अर्निंग की बात नहीं कर रहे हैं, अर्निंग का बेसिक मीनिंग ये मान के चलेंगे, सिंपल मीनिंग ये मान के चलेंगे, अर्निंग मतलब शेयर होल्डर जो इक्विटी वाले हैं उनको क्या मिलने वाला है, उन्होंने क्या कमाया, ठीक। डिवाइड किससे करेंगे? वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर से। आइए पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकलेगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। देखिए एक कंपनी की जो ड्यूरिंग द ईयर अर्निंग है वो मान के चलते हैं 5 लाख। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, यहां पे अर्निंग में प्रॉफिट आएगा, यहां पे आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं आएगा, ठीक। चलिए बाकी जब अर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे तो डिटेल में सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक। सर मेरा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 23 से स्टार्ट होता है और 31 मार्च 24 को ओवर होता है। कंपनी के पास सर टोटल जो इक्विटी शेयर थे ओपनिंग, वो 2 लाख इक्विटी शेयर थे। कंपनी ने क्या किया? ड्यूरिंग द ईयर 1 अक्टूबर को 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर दिए। 31 मार्च 24 को कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे सर? 3 लाख होंगे। तो अर्निंग पर शेयर निकालते हुए क्या मेरे को 2 लाख कंसीडर करने हैं या 3 लाख कंसीडर करने हैं? इंडेस 33 ये कहता है अर्निंग का मतलब है यहां पे अर्निंग रेट, एक तरीके से अर्निंग रेट का मतलब है कि अगर एक शेयर कंपनी का पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहेगा, एक शेयर अगर कंपनी का पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहेगा तो वो पूरे साल में क्या कमाई करेगा, इसको हम प्यार से बोलते हैं एनुअलाइज रेट ऑफ अर्निंग। आई मीन टू से अगर मान लो एक शेयर कंपनी का पूरे साल आउटस्टैंडिंग है तो उस शेयर के ऊपर कंपनी ने क्या कमाया। अब मेरी बात पूरी ध्यान से सुनना, अर्निंग बेसिकली दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। एक फैक्टर होता है साहब आपके पैसा कितना लगा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड, और एक फैक्टर होता है सब एफर्ट्स, ठीक। इंडेस 33 जो है वो एफर्ट्स को तो माप नहीं पाता साहब, लेकिन हाँ जो पैसा लगा हुआ है उसको शेयर कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और पर शेयर आपने क्या कमाया उसके बारे में बात करता है। बात समझना ध्यान से ना, अगर मैं 3 लाख से डिवाइड कर दूंगा अर्निंग को, तो इसका मतलब क्या है? शेयर चाहे ईयर के स्टार्टिंग में लगे या मिड में लगे या बाद में लगे, सबको बराबर हिस्सा मिल रहा है, जबकि गलत है। अगर शेयर सिर्फ स्टार्टिंग में लगा है पैसा तो उसके ऊपर अर्निंग पूरे साल की आएगी। देखिए हमने पहले क्या किया सर, 2 लाख इक्विटी शेयर के बराबर पैसा लगा रखा था। मिडिल ऑफ द ईयर में हमने क्या किया? 1 लाख इक्विटी शेयर और इशू कर दिए। तो इसका मतलब क्या है सर, जो शेयर यहां पे हमने इशू कर रखा था उसने पूरे साल कमाई की है, उसका कंट्रीब्यूशन अर्निंग में जो है वो फॉर द होल ईयर है।
और जो शेयर हमने यहाँ पे इशू किए हैं उसका सर कॉन्ट्रीब्यूशन कितने टाइम के लिए, 6 मंथ के लिए। तो हम उसे क्या करेंगे सर, उसको भी देखेंगे कि जो शेयर हमने इशू किए हैं अगर वो पूरे साल आउटस्टैंडिंग होते तो वो क्या कमाई करते। ठीक, तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे साहब, देखिए 5 लाख की अर्निंग है जी सर, डिवाइड किससे करेंगे, वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर से। वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे साहब 2 लाख जो इक्विटी शेयर है वो पूरे 12 महीने आउटस्टैंडिंग है, और 1 लाख जो इक्विटी शेयर है वो आपके 6 मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग है। तो आपका नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे सर, यहाँ पे 2 लाख, और ये कितने हो जाएंगे, 50,000 रुपीज 2 पर शेयर। दिस इज कॉल्ड एनुअलाइज रेट। आप इसे ऐसे देखिए, मान लेते 2 व्यक्तियों ने पैसे लगा रखे थे, एक ए और एक बी। ए ने 2 लाख शेयर ले रखे थे फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, और बी ने 1 लाख शेयर ले रखे थे फ्रॉम मिडिल ऑफ द ईयर। अब इसने सर 2 रुपीज पर एनम कमाया है, तो 4 लाख। इसने सर 2 रुपीज कमाया है पूरे साल में, लेकिन इसने पैसे क्योंकि 6 मंथ के लिए लगाए थे इसलिए इसने कितना कमाया, 1 लाख। तो टोटल कितना आ गया, 5 लाख। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन अराइज होता है कि सर वाई वेटेड एवरेज। रीजन ये है कि हम लोग यहां पे क्या करते हैं, एनुअलाइज रेट निकालते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सर जो वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर है इसको निकालने के 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 ये है कि हमने कहा जो ओपनिंग बैलेंस है पूरे 12 मंथ आउटस्टैंडिंग है, और जो हमने ड्यूरिंग द इशू किया वो 6 मंथ आउटस्टैंडिंग है। तरीका नंबर 2 क्या है, 1 अप्रैल 23, 1 अक्टूबर 23, 31 मार्च 24। हम कह रहे हैं साहब कि जो 2 लाख शेयर हमने यहाँ पे सब्सक्राइब कर रखे थे, इशू कर रखे थे, और 1 लाख शेयर यहाँ पे है। तो तरीका नंबर 2 ये कहता है जो 2 लाख है पहले वो 6 मंथ के लिए क्या रहे, आउटस्टैंडिंग। अब शेयर कितने बन गए, 3 लाख। वो कितने टाइम के लिए आउटस्टैंडिंग रहे सर, 6 मंथ के लिए, 150, 250। सर हमें कौन सा मेथड अडॉप्ट करना चाहिए, मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा इस मेथड को रिकमेंड करता हूं। हालांकि अगर आप देखें तो दोनों मेथड में आंसर आपका सेम आता है, लेकिन जब राइट शेयर की बात आती है या बोनस शेयर की बात आती है तो सर यहां पे कई बार ना बच्चे गलती कर जाते हैं, इसलिए ये जो तरीका है इसमें कभी गलती नहीं होती। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी मेथड के हिसाब से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे। बेसिक अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या साहब, अर्निंग एट्रिब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, डिवाइड बाय वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर। वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकलेगा सर, वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर ऐसे निकलेगा कि ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर आपके पूरे साल के आ जाएंगे। अगर आपने ड्यूरिंग द इशू किया है तो उसे हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट कर देंगे। प्रोपोर्शनेट करने के पीछे लॉजिक क्या है कि हम लोग यहाँ पे एनुअलाइज रेट निकालते। ठीक, अब सर जब हम लोग ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू करते हैं तो वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर शेयर आपने इशू किए एज ए पब्लिक इशू तो हम लोग कैसे डील करेंगे साहब, सर अगर आप पब्लिक इशू करते हैं इट मींस क्या है कि जो प्रोसीड्स आपके पास पहले से है, आई मीन टू से जो शेयर की वैल्यू पहले से है उसी वैल्यू के बेस पे आपने शेयर इशू किया होगा, तो जो आपके पास पहले से पैसा लगा हुआ है उसी प्रोपोर्शनेट में पैसा आता है, इसलिए हम उसे क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट कर देंगे। ठीक, सेकंड, कभी कभी क्या होता है आपके पास जो शेयर होते हैं ना वो आपके डिफरेंट फेस वैल्यू के होते हैं। अब बात समझना, अगर डिविडेंड राइट से डिफरेंट नहीं है बट शेयर की फेस वैल्यू डिफरेंट है, 2 व्यक्ति, एक ए एक बी, एक ने 10 रुपीज लगा रखे, एक ने 20 रुपीज लगा रखे, आप बताइए क्या करेंगे सर, 10 और 20 के रेशो बटना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं साहब, अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए जब वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर निकालेंगे, अगर शेयर डिफरेंट फेस वैल्यू के हैं तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम पहले पर रुपीज बेसिक अर्निंग निकाल लेंगे, उसके बाद सर क्या करेंगे, शेयर की फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर ईच कैटेगरी निकालेंगे। प्लीज ध्यान देना यहाँ पे डिविडेंड राइट इक्विवेलेंट वन आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर अगर शेयर पार्टली पेड अप है तो हम चेक करेंगे कि क्या उसके पास डिविडेंड राइट है, आंसर इज यस। अगर शेयर पार्टली पेड अप है और उसके पास सर क्या है, डिविडेंड राइट है, तो उसके हम क्या करेंगे सर, उसे फुली पेड अप के हिसाब से प्रोपोर्शनेट कर देंगे। देखिए मान लेते हैं मेरे पास सर 2 लाख शेयर है, कितने के, 10 के, ठीक है, और मैंने क्या किया, 1 लाख शेयर इशू किए और 6 रुपीज मंगाए हैं, तो मैं पता क्या करूंगा, 6/10 करके इसे प्रोपोर्शनेट कर दूंगा। ठीक, हाँ, अगर ईयर एंड पे आपका पार्टली पेड अप शेयर आउटस्टैंडिंग है तो उस केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फुली पेड अप और पार्टली पेड अप की बेसिक अर्निंग पर शेयर अलग से डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक, सर व्हाट हैपन अगर शेयर हमने इशू कर दिए किस पे, एट प्रीमियम और डिस्काउंट पे। एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू इस बात को डिस्कस करता हूं। जैसे मान लो हमने क्या किया, ये मेरा 1 अप्रैल 23 है, ये 1 अक्टूबर 23 है, और ये 31 मार्च 24 है। ठीक है, यहां पे सर मेरे पास 1 लाख इक्विटी शेयर है, ठीक है, फेस वैल्यू ₹10। यहां मैंने क्या किया, 50,000 इक्विटी शेयर क्या किए, इशू कर दिए एट द रेट ₹45। ठीक, और इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 ही है। तो बताइए इस केस में हम लोग बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे। यहां पे स्टूडेंट एक गलती कर सकता है, वो कहता है कि सर
हम क्या करेंगे, 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 50,000 को 45 से मल्टीप्लाई करके पहले वैल्यू पर रुपीज निकालेंगे। गलत बात है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे इसकी फेस वैल्यू 10 है, इसकी फेस वैल्यू 10 है। अगर वो 45 पे इशू हुआ है, इट मींस क्या है सर, जो ये शेयर है इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या है, 45 है। अब बात को समझना और टेक्निकली ना, ये मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है सर। यहां मेरी ये कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है ₹10 के हिसाब से 10 लाख, ठीक है। अब अगर मैं पब्लिक इशू लेके आऊंगा तो जो मेरा इशू प्राइस रहेगा वो किसके बेस पर रहेगा सर, शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पे प्लस माइनस सर जो उसके अंदर डिमांड और सप्लाई का इंपैक्ट है, मींस मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर के बेस पे, ठीक, फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर के बेस पे। अब यहां पे अगर मैं 45 रुपीज पे शेयर इशू कर रहा हूं, व्हाट इट मींस सर मेरे पास ना रिजर्व एंड सरप्लस है बाकी। इट मींस क्या है कि जो मेरी नेट एसेट है वो कहीं ना कहीं सर नियर बाई 45 लाख है। सर अगर मैं शेयर 45 पे इशू कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, जो एग्जिस्टिंग शेयर की वैल्यू वो भी 45 के बराबर है। प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो अर्निंग होती है वो किसके बेस पे होती है सर, दो चीजें हैं, एक आपने पैसा कितना लगा रखा और एक आपके एफर्ट्स कितने हैं, ठीक। अब ये जो एएस है ये जो इंडेस है ये बात करता है किसकी, आपने जो पैसा लगा रखा, ठीक। अब जो सर अमाउंट लगा रखा है, पैसा लगा रखा है, उसको हम प्यार से कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, ठीक है। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो जो पैसा लगा हुआ सर उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा सर, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा शेयर कैपिटल से। रियल में सर जो पैसा लगा होता है नेट एसेट के बराबर लगा होता है। इट मींस क्या सर, जो पैसा लगा वो कैपिटल प्लस आपके रिजर्व के बराबर लगा हुआ है, कैपिटल प्लस अदर इक्विटी के बराबर लगा हुआ, ठीक। इट मींस क्या है कि जो आपने शेयर इशू किया, अगर वो 45 पे इशू किए हैं तो जो एग्जिस्टिंग शेयर है उसकी वैल्यू 45 के बराबर है। इट मींस क्या है कि अगर शेयर आपने इशू की किस पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, पार पे, डजेंट मैटर सर, आप हमेशा क्या करेंगे, बेसिक अर्निंग पर शेयर में शेयर की फेस वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो कैपिटल है वही रिप्रेजेंट करती है सर नेट एसेट को, ठीक। चलिए ये बात मैंने आपको बता दी। इस लाइन को मैं स्पेशली आपको पढ़वाना चाहूंगा क्योंकि एग्जाम में अगर प्रीमियम वाला क्वेश्चन आ गया तो बच्चों को ऐसा फील हो सकता है यार ये शेयर 10 का ये 45 का है तो पर रुपीज वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ये वाला कंसेप्ट पढ़ रखा होता है डिफरेंट फेस वैल्यू वाला। देखिए, इफ शेयर आर इशूड एट प्रीमियम और डिस्काउंट, हालांकि डिस्काउंट पे इशू नहीं होता, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो basically earning of entity depend on net asset which represented by the share capital. While calculating basic earning per share, only representative capital is used, that is face value. Basic earning per share shall be calculated as usual irrespective of share are issued at par, premium or discount. नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, अगर हमने शेयर क्या किया, इशू कर दिया किस पे, एज ए बोनस शेयर इशू कर दिया, मतलब कोई भी प्रोसीड्स नहीं लिया। मैं एक बार यहां पे जगह बना लेता हूं, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। सर एक कंपनी है, ठीक है, उसने बोनस शेयर इशू करती है, ठीक है। बोनस शेयर का मतलब क्या होता है, बोनस शेयर का मतलब होता है शेयर इशूड विदाउट एनी कंसिडरेशन। इसका टेक्निकली मीनिंग क्या होता है साहब, आप अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देते हैं। कई बच्चों को ऐसा लगता है बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होते, बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते, बस वो क्या है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक। इट मीन्स क्या है, पहले मैं इसको ना बैलेंस शीट से समझाता हूं। देखिए ये कंपनी की बैलेंस शीट है, इस कंपनी की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 10 लाख है, ठीक है सर। रिजर्व एंड सरप्लस मान लो 30 लाख है जी सर। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो एक शेयर की जो वैल्यू है सर, फेस वैल्यू कितनी है 10, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 1 लाख हो गए। नेट असेट जो है कंपनी को कितनी से 40 लाख से, ठीक है। अब बोनस शेयर का मतलब क्या है कि कंपनी ने क्या किया, अपने प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर दिया। अगर कंपनी ने सर क्या किया, अपने प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर दिया तो आपके क्या हुआ, नेट असेट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, बट नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, तो ये क्या कहलाएगा, बोनस शेयर कहलाएगा, ठीक है। बोनस शेयर के केस में इंडेक्स 33 ये कहता है क्योंकि आपके रिसोर्स नहीं बढ़ते, रिसोर्स वही होते हैं बट रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल बढ़ जाती है, तो आप लोग क्या मान के चलेंगे कि जो बोनस शेयर है वो शुरू से आपने क्या कर रखा, इशू कर रखे हैं, ठीक। यहां पे प्लीज एक बात का ध्यान देना, जैसे मान लो ये मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, 1 अप्रैल 23, यहां पे मेरे पास 1 लाख शेयर है, ठीक है। ये 1 जुलाई 23 है, यहां पे 50,000 इक्विटी शेयर है, ठीक है। कंपनी ने क्या किया, 1 जनवरी 24 को, ये 31 मार्च 24 है, बोनस शेयर इशू कर दिया 1:1 के रेशो में। तो कितने बोनस शेयर होंगे 150। तो ये जो 150 इसको कब से मान के चलेंगे, कई स्टूडेंट यहां पे गलती कर देते हैं, वो कहते हैं सर हम इसको ना शुरू से मान के चलेंगे, गलत बात है। हम बेसिकली इसको पता कब से मान के चलेंगे, हम मान के चलेंगे साहब जो ये 1 लाख है इसके रिगार्ड में जो बोनस शेयर है वो इस डेट से, और जो 50,000 है वो इस डेट से। इसलिए हम बोनस शेयर को ना कभी भी पूरे साल के लिए नहीं लेते, हम पहले क्या करते हैं, बोनस फ्रैक्शन निकालते हैं। सर हमने तो सुना है पूरे साल के लिए लेते नहीं दोस्त, हम लोग पता किस डेट से कंसीडर करते हैं, जिस डेट से सर आपकी शेयर कैपिटल इशू हो रखी है। अगर ड्यूरिंग द ईयर शेयर कैपिटल इशू हुई है बोनस शेयर से पहले, तो सर बोनस शेयर उसके ऊपर
जो ड्यूरिंग द शेयर इशू है उसके ऊपर सर बोनस शेयर उसी रेट से कंसीडर किया जाएगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बोनस फ्रैक्शन निकालते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं साहब किससे, बोनस फ्रैक्शन से। अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, पहले बोनस फ्रैक्शन निकालेंगे। कैसे, ओरिजिनल होल्डिंग प्लस बोनस शेयर डिवाइड बाई ओरिजिनल होल्डिंग, 2/1 आ गया। हाँ जी सर, तो 1 लाख शेयर जो आपके हैं 2/1 इंटू कितने महीने के लिए सर, 3 मंथ के लिए 50,000। उसके बाद सर शेयर कितने हो गए आपके 150, 2/1 9/12, 225, तो 275 आ जाएगा। प्लीज ध्यान देना, बोनस शेयर को हम शुरू से नहीं मानते, मतलब ओपनिंग से नहीं मानते, हम बोनस शेयर को मानते उस डेट से जिस डेट से शेयर इशू हो रखे थे। अगर शेयर सर ओपनिंग है सारे सारे तो बोनस शेयर भी ओपनिंग आ जाएगा, लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू है तो बोनस शेयर उस डेट से माना जाएगा। प्लीज एक बार 10-20 सेकंड लेके इस एग्जांपल को देखिए आराम से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे बच्चा कई बार गलती कर देता है, वो क्या करता है 150 को ना शुरू से कंसिडर कर लेता है, जबकि ऐसा नहीं होगा। जो 50,000 आपने शेयर इशू किए थे ड्यूरिंग द ईयर उसके ऊपर बोनस उसी डेट से कंसिडर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेसिक अर्निंग पर शेयर में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं साहब, उसको डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। अब अगर आपने करंट ईयर में बोनस शेयर इशू किए हैं तो करंट ईयर में सर बोनस शेयर इशू करने की वजह से आपका डिनोमिनेटर फैक्टर बढ़ गया, लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ा। अब अगर वही फैक्टर सर लास्ट ईयर होता तो आपकी जो अर्निंग पर शेयर है वो कुछ और आती, और अगर वो फैक्टर नहीं था तो सर आपकी अर्निंग कुछ और है, तो कंपेरेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर की बेसिक अर्निंग पर शेयर को भी रीस्टेट करते हैं। प्लीज ध्यान देना, एग्जाम में अगर 2 इयर्स या मोर का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, अर्लियर ईयर्स की प्रीवियस ईयर की बेसिक अर्निंग पर शेयर भी रीस्टेट करनी, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर्ड और नॉट। ठीक सर, एक क्वेश्चन उठता है, कितने अर्लियर ईयर्स की बेसिक अर्निंग पर शेयर को रीस्टेट करें। सर इंडेक्स 33 इसके ऊपर साइलेंट है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आप जितने ईयर्स को कंपैरिजन के लिए सर प्रेजेंट करेंगे, जितने ईयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप कंपैरिजन के लिए प्रेजेंट करेंगे, आपको उतने ईयर की बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या करनी पड़ेगी, रीस्टेट करनी पड़ेगी। एग्जांपल के तौर पे मेरे को ना बैंक से लोन चाहिए था, तो बैंक ने बोला आपको क्या करना, 5 ईयर्स की स्टेटमेंट देनी है। अब मैं करंट ईयर के हिसाब से सर कंपेरेबल बनाऊंगा 5 ईयर्स की, तो उस केस में सर मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5 ईयर्स को ही रीस्टेट करना पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट आता है राइट शेयर। देखिए राइट शेयर क्या होता है, राइट शेयर का मतलब होता है साहब जब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू करते हो एट ए प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस। ठीक, अब राइट शेयर में, बोनस शेयर में, पब्लिक इशू में एक कंपैरिजन करते हैं। पब्लिक इशू का मतलब क्या है कि आपने शेयर इशू किए किस पे, फेयर वैल्यू पे, मार्केट प्राइस पे। इट मींस क्या है कि जितने आपने शेयर इशू किए हैं उतना ही आपने प्रोसीड्स लिया। ठीक है। बोनस इशू का मतलब क्या है, बोनस इशू का मतलब है कि आपने शेयर इशू कर दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या है कि सर आपने कोई भी पैसा नहीं लिया। राइट इशू का मतलब क्या है कि आपने शेयर इशू किए एट ए प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस। इट मींस क्या है, आपने जितने शेयर इशू किए हैं कंपैरेटिवली प्रोसीड्स कम शेयर के बदले में लिए है। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, जितना आपने पैसा लिया है कंपैरेटिवली आपने क्या किया है सर, शेयर ज्यादा इशू कर दिए हैं। तो राइट शेयर के अंदर सर एक ऐसा एलिमेंट आता है जिसका हम पैसे ही नहीं लेते हैं, तो उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, बोनस एलिमेंट बोलते हैं। बोनस एलिमेंट कैसे निकलेगा, इसके लिए सर इंडियन सिटीजन ये कहता है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू निकालिए। थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी सर, थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू निकलेगी आपका जो भी शेयर है, ठीक है, बिफोर इशू ऑफ राइट शेयर, उसकी मार्केट प्राइस क्या है। आइए यहां पे देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बिफोर इशू ऑफ राइट शेयर, ठीक, इनटू फेयर वैल्यू कम राइट, उसमें राइट प्रोसीड्स ऐड कर दीजिए और डिवाइड कैसे कर दीजिए साहब, नंबर ऑफ शेयर आफ्टर इशू ऑफ राइट शेयर। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लेते सर मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मेरे पास ना 5 शेयर है, ठीक है, एक शेयर कितने का, 100 का है। मैंने क्या किया, 1 राइट शेयर इशू कर दिया। ठीक है, जब मैं 1 राइट शेयर इशू करूंगा तो उसका इशू प्राइस मान लो 90 के हिसाब से मैंने रख लिया है। ठीक है, अब मेरे पास कितने शेयर हो गए सर, टोटल 6 हो गए। तो दिस इज कॉल्ड सर आपका थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू। तो ये 98.33 हो गया। चले, हाँ जी सर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बोनस फ्रैक्शन निकालेंगे। बोनस फ्रैक्शन कितने से आएगी सर आपकी, 100, मतलब फेयर वैल्यू कम राइट डिवाइड बाय फेयर वैल्यू एक्स राइट। और उसके बाद सर जो आपका बोनस फ्रैक्शन है उसको हम क्या करेंगे, इनिशियल डेट से कंसिडर कर लेंगे। यहां पे प्लीज एक बात का ध्यान देना, जैसे मान लो अपने पास शुरू से कितने शेयर है सर, 5 शेयर है, इंटू 100 डिवाइड बाई 98.33। मान लो मैंने 1 जुलाई को सर ये शेयर इशू किए थे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 3/12,
उसके बाद सर मैं 6 शेयर कंसिडर करूंगा, क्योंकि इस 6 शेयर के अंदर ये ऑलरेडी क्या है, बोनस एलिमेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना कि जब आप राइट शेयर इशू करते हैं तो जिस डेट पे आप राइट शेयर इशू करते हैं उससे पहले ही आप बोनस फ्रैक्शन लेंगे। राइट शेयर में सर टोटल शेयर ले लेंगे, उसमें बोनस आपका ऑलरेडी इंक्लूड होगा, तो अलग से बोनस एलिमेंट से आपने मल्टीप्लाई नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या एक कंपनी डिफरेंट राइट के शेयर इशू कर सकती है? आंसर इज यस। सेक्शन 43 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 कंपनी को अलाउ करता साहब कि वो डिफरेंट राइट के शेयर इशू कर सकते हैं। अब डिफरेंट राइट किस कंटेक्स्ट में हो सकता है साहब? आपका वोटिंग राइट हो सकता है, डिविडेंड राइट हो सकता है। तो इंडिया 63 ये कहता है कि अगर आपने शेयर इशू कर रखे डिफरेंट डिविडेंड राइट के, तो उस केस में आप अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये चेक कीजिए कि जो डिफरेंट डिविडेंड राइट है वो एब्सोल्यूट अमाउंट क्या प्रोपोर्शनेट है। मतलब सर देखिए, हमने 2 कैटेगरी के शेयर इशू कर रखे, 3 कैटेगरी शेयर इशू कर रखे, मान लो ए बी सी, ठीक। ए नॉर्मल डिविडेंड राइट रखता है, बी सर डिविडेंड राइट रखता है 2% एक्स्ट्रा, सी सर 3% डिविडेंड राइट एक्स्ट्रा का राइट रखता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये कहलाएगा एब्सोल्यूट डिविडेंड राइट। इट मींस क्या है कि जब मैं डिविडेंड बांटूंगा तो पहले कैपिटल का, बी की जो कैपिटल होगी उसका 2% मेरे को अलग से उसे पे करना पड़ेगा, सी को सर 3% उसकी कैपिटल का अलग से पे करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंट डिविडेंड राइट, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट अमाउंट निकल जाएगा कैपिटल के बेस पे, ठीक। तो इस केस में सर हम लोग अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे? आइए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंट डिविडेंड राइट में अगर एब्सोल्यूट डिफरेंट डिविडेंड राइट है, पहले आप क्या करेंगे, नॉर्मल अर्निंग निकालेंगे जैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। उसके बाद सर आप क्या करेंगे, जो स्पेशल अर्निंग है बी और सी को अपने पे करनी है, उस अर्निंग को कैलकुलेट करेंगे और फिर टोटल अर्निंग में से स्पेशल अर्निंग माइनस कर देंगे, नॉर्मल अर्निंग आगे, ठीक। नॉर्मल अर्निंग को क्या करेंगे साहब, आप ए बी सी में बांट देंगे। उनके अगर शेयर सेम फेस वैल्यू के हैं तो सर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके, और अगर शेयर डिफरेंट फेस वैल्यू के हैं तो उस केस में सर कैपिटल की रेशो बना के आप क्या करेंगे, नॉर्मल अर्निंग बांट देंगे, ठीक। अब स्पेशल अर्निंग आपने पहले कैलकुलेट कर रखी, नॉर्मल अर्निंग अब कैलकुलेट कर ली, आप उन दोनों को जोड़ देंगे तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगी, ठीक। सेकंड कंसेप्ट आता है यहाँ पे, सर डिफरेंट डिविडेंड राइट है और उसमें प्रोपोर्शनल डिफरेंट डिविडेंड राइट है। प्रोपोर्शनल डिफरेंट डिविडेंड राइट कैसे हो सकता है? जैसे आपका ए बी सी 3 शेयर होल्डर है, ठीक है। हमने ए को बोला हम आपको नॉर्मल डिविडेंड पे करेंगे, बी को बोला आपको 2 टाइम्स डिविडेंड पे करेंगे, सी को बोला आपको 3 टाइम्स डिविडेंड पे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए साहब प्रोपोर्शनल डिफरेंट डिविडेंड राइट है, क्योंकि जो नॉर्मल डिविडेंड मिलने वाला है बी को 2 टाइम्स मिलेगा, सी को 3 टाइम्स मिलेगा। तो इस केस में बेसिकली क्या करते हैं, अगर शेयर की फेस वैल्यू इक्विवेलेंट है तो सर रेशो निकालते हैं डिविडेंड राइट की 1:3 हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर शेयर की सर फेस वैल्यू भी डिफरेंट है तो हम लोग फिर क्या करते हैं, कैपिटल और डिविडेंड का वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं और उसके बेस पे क्या करते हैं साहब, अर्निंग पर शेयर निकाल लेते हैं, ठीक। इसके बाद सर एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है पार्टिसिपेटिंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का, लाइक आपका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब बात समझना, हमने क्या किया, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर दी और इसे एज ए इक्विटी क्लासिफाई कर रखा है एज पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंसेप्ट, ठीक। अब इस केस में हम अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। यहां पे इसे हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे बट इट्स नॉट इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो अर्निंग है ना, टोटल अर्निंग, वो एज इट इज निकालेंगे जैसे हम नॉर्मली निकालते आए हैं, ठीक है। इसमें से क्या क्या माइनस करेंगे, पहले प्रेफरेंस डिविडेंड जो कि डिविडेंड आपका रेट है, फिर इक्विटी डिविडेंड। अब ये जो इक्विटी डिविडेंड माइनस करेंगे ना, प्री डिटरमाइन होता है, क्या होता है, प्री डिटरमाइन होता है, ठीक। उसके बाद सर जो अर्निंग बच जाएगी, इसे हम प्यार से एक बार अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग बोलेंगे, ठीक है। ये जो अर्निंग बच जाएगी, अब इस अर्निंग पे इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का राइट है, इसे बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस डिविडेंड। मतलब इन दोनों का राइट इसके ऊपर है, बल्कि मैं ऐसा करता हूं, एक बार इसको अलग से लिख के दिखाता हूं। इसके ऊपर सर दोनों का राइट है, किस किसका, इक्विटी का और प्रेफरेंस का। अब ये राइट कैसे है सर, ये प्री डिसाइड होता है। तो ऐसे केस में हम अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे, कुछ स्टेप अप्लाई करेंगे। पहला स्टेप, टोटल अर्निंग निकालेंगे एज इट इज। सेकंड, प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड इनको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग निकालेंगे। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग को सर जो प्री डिटरमाइन है उसके हिसाब से इक्विटी और प्रेफरेंस में बांट देंगे, ठीक। अब सर इक्विटी की जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग है और जो उसको डिविडेंड मिला है उसको जोड़ के सर अर्निंग पर शेयर निकाल लेंगे। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर की अगर मैं बात करूं सर, तो जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग है और जो डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग है उसको जोड़ के सर उसकी अर्निंग पर शेयर निकाल लेंगे। ये देखिए ये सारे स्टेप यही लिखवा रखे, ठीक। आगे बढ़ते हैं सर, हमने क्या किया, पार्टली पेड अप शेयर है अभी अपना, ठीक है।
उसके ऊपर डिविडेंड राइट नहीं है, तो सर अगर पार्टली पेड अप शेयर है उसके ऊपर अभी डिविडेंड राइट नहीं है, तो उसे सर बीपीएस के लिए कंसीडर नहीं करते, उसे हम पोटेंशियल इक्विटी शेयर मानते हैं। डीपीएस के टाइम पे उसे डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए सर हमने शेयर इशू कर दिए अदर देन कैश कंसिडरेशन, जैसे मान लो हमने कोई सर्विस ली है उसको शेयर दे दिए, हमने क्या किया कोई मशीन खरीदी है उसको शेयर दे दिए, तो उस केस में सर उसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे, लाइक पब्लिक इशू तरह ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक, अगर सर बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर हमने शेयर इशू किए तो लीगल कैपिटल कंसिडर की जाएगी। प्लीज ध्यान देना, रिवर्स एक्विजिशन के केस में हालांकि सर जो एक्वायरी होता है वो आपका सब्सटेंशियल एक्वायरर होता है, लेकिन अर्निंग पर शेयर के लिए सर हम लोग क्या करेंगे, लीगल कैपिटल ही कंसिडर करेंगे। ठीक, सर बाईबैक का मतलब क्या है, बाईबैक का मतलब है कि आपने क्या किया साहब, जो इक्विटी शेयर है उसको रीपेमेंट कर दी। ठीक, अब बाईबैक का ट्रीटमेंट क्या होगा, हमारी स्टडी मटेरियल में बड़ा आसान सा ट्रीटमेंट लेके चल रही है अभी तक, लेकिन बाईबैक के सर दो ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। मैं पहले आपको वो ट्रीटमेंट करा रहा हूं जो स्टडी मेट फॉलो करती है। सर मेरे पास ना 1 लाख शेयर थे, ठीक है, 1 जुलाई को मैंने 10,000 शेयर का बाईबैक कर दिया, तो मैं क्या करूंगा सर, 1 लाख को 3 मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग मानूंगा, उसके बाद 90,000 को सर 9 मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग मानूंगा। ठीक, ये सिंपल ट्रीटमेंट। ठीक, सर सेकंड ट्रीटमेंट थोड़ा सा टेक्निकल ट्रीटमेंट है, अब बात समझिए। अगर कंपनी ने बाईबैक किया है तो जो बाईबैक प्राइस होगा सर वो ऑन द रेट ऑफ बाईबैक जो फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर है उससे ज्यादा होगा। हाँ सर, भाई जैसे राइट शेयर के अंदर मैंने आपको बताया कि राइट शेयर क्या है सर, ऐसा शेयर जो हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करते हैं एट ए प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस। इट मींस क्या है राइट शेयर में, कि हमने जितने शेयर इशू किए हैं कंपैरेटिवली ऐसा कम शेयर का लिया है तो बोनस एलिमेंट आ गया। सर बाईबैक की बात करें, मैं दोबारा इस बात को बोलता हूं, जब हम राइट शेयर इशू करते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोसीड्स लेते हैं इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ शेयर इशूड कम लेते हैं, तो बोनस फ्रैक्शन निकालते हैं साहब। ठीक, ऐसे ही बाईबैक की बात करें तो जो बाईबैक का प्राइस होता है ना, ऑन द रेट ऑफ बाईबैक जो शेयर की फेयर वैल्यू से ज्यादा होता है। इट मींस क्या है कि जितने शेयर का हमने बाईबैक किया है हमने रियल में पेमेंट ज्यादा की है। 1 लाख शेयर थे, ठीक है, 10,000 शेयर का आपने क्या किया, बाईबैक कर दिया। ठीक है सर, जिस दिन बाईबैक किया उस दिन शेयर का प्राइस मान लो 60 था और हमने क्या किया सर 70 पे बाईबैक कर दिया, तो यहां पे सर आपको क्या करना पड़ेगा, बोनस एलिमेंट निकालना पड़ेगा। अब यहां पे बोनस एलिमेंट कैसे निकलेगा, कहता है आप ये देखिए बाईबैक होने से पहले आपके पास कितने शेयर थे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे सर, शेयर की फेयर वैल्यू बिफोर बाईबैक। ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे जो आपने शेयर बाईबैक किए उनको जो अमाउंट पे किया है जो कि इन कंपैरिजन टू फेयर वैल्यू ज्यादा है, डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पोस्ट बाईबैक से, तो सर आपके पास एक फेयर वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, अब जितने अमाउंट का आपने बाईबैक किया है उसको मैं क्या करूंगा, उस फेयर वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा, तो उतने नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे जो इतने रिसोर्स में बाईबैक हो सकते थे। इसका मतलब क्या है, आपने जैसे मान लो 10,000 शेयर का बाईबैक किया है, ठीक है, लेकिन जो रिसोर्स यूज किए आपने वो मान लो जो आपने अमाउंट पे किया था उसको मैं अगर इस फेयर वैल्यू से डिवाइड करता हूं तो 10,300 आ गया मान लो। ठीक है, तो 300 आपका क्या आ गया, बोनस एलिमेंट आ गया जिसको हम शुरू से कंसीडर करके चलेंगे। ठीक, चलिए देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बोट बैक फ्रॉम सेम रिसोर्स, सर दैट कैन बी बोट बैक, अमाउंट ऑफ बाईबैक डिवाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर पोस्ट बाईबैक, ये वाली। कैलकुलेट बोनस एलिमेंट स्टेप 2 माइनस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बाईबैक, और हम अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर अपना जो क्या है प्रीवियस ईयर है, ठीक है, उसकी बेसिक अर्निंग पर शेयर को भी रीस्टेट कर देंगे क्योंकि यहां पे बोनस एलिमेंट है। सर देखिए बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है सर, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाई क्या आएगा सर, आपका वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर। हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर, अब डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। देखिए सबसे पहले क्या आएगा सर, रिवेन्यू आएगा, सेल आ गया, ठीक है, अदर इनकम आ गया, ठीक है, एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है, अगर कोई फाइनेंस कॉस्ट है वो आ गई, ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसमें हम लोग क्या करें, टैक्स एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। ठीक, अब जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया उसके बीच में और इक्विटी शेयर होल्डर के बीच में सर प्रेफरेंस शेयर आ जाते हैं। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर का हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। देखिए सबसे पहले ये देखिए कि जो आपके प्रेफरेंस शेयर है वो एज ए डेट क्वालिफाई है या एज ए इक्विटी क्वालिफाई है। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर आपकी मैंडेटरी कन्वर्टेबल है, मेरी वर्डिंग सुनना, मैंडेटरी कन्वर्टेबल है, ठीक है, या कन्वर्जन ऑप्शन कंपनी के पास है, तो हम लोग उसे क्या करते हैं, एज ए इक्विटी क्लासिफाई करते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड को घटाएंगे। कब, अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि डिविडेंड डिक्लेयर किया या नहीं किया।
अगर सर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो डिविडेंड घटाएंगे जब कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया हो। सर एक बार दोबारा बता दोगे? हाँ जी, आपकी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है अगर वो सर मैंडेटरी कन्वर्टेबल है या कन्वर्जन ऑप्शन कंपनी के पास है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड घटाएंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि डिविडेंड डिक्लेयर है या नहीं है। ठीक है। अगर सर आपका नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो उस केस में सर आप डिविडेंड घटाएंगे जब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया हो। ठीक, चलिए सर क्वेश्चन साइलेंट है कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो सर उस केस में आप एक नोट देके आ जाना कि हमने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मान लिया। ठीक, अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है, आपने मान लो 2 इयर्स का डिविडेंड एक साथ पे कर दिया है, अर्लियर इनमें पे नहीं किया था, तो भी सर आप 1 ईयर का ही डिविडेंड घटा के चलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर आपकी एज ए डेट क्वालिफाई है, कब डेट क्वालिफाई होगी सर, या तो आपका नॉन कन्वर्टेबल है, रिडीमेबल है, या कन्वर्जन ऑप्शन सर किसके पास है, होल्डर के पास है, तो उस केस में आप क्या करेंगे साहब, उस केस में सर प्रेफरेंस डिविडेंड को यहां पे नहीं घटाएंगे। सर क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्या किया होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले इंटरेस्ट कॉस्ट घटाई होगी, और सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आपने एज ए लायबिलिटी क्वालिफाई कर रखा होगा, एज ए लायबिलिटी क्लासिफाई कर रखा होगा, और सर उस केस में आपने क्या किया होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट एआईआर के बेस पे कैलकुलेट कर ली होगी। ठीक जी सर। सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर एज ए लायबिलिटी क्वालिफाई कर रखी है तो उस केस में आप क्या करेंगे साहब, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर आपकी रिडीमेबल है एट प्रीमियम या डिस्काउंट पे इशू है, हालांकि डिस्काउंट पे इशू नहीं होती, लेकिन मान लो एक मिनट के लिए समझने के लिए, ठीक है, तो उस केस में सर उन सारे फैक्टर का इंपैक्ट आपने ईआईआर के थ्रू ले लिया होगा। ठीक, चले, हाँ जी सर, प्लीज ध्यान देना, अगर एग्जाम में आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया जाए और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर एज ए लायबिलिटी क्वालिफाई हो रखी है तो प्रेफरेंस डिविडेंड आप अलग से नहीं घटाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होगा। हाँ, अगर पीवीआईटी दे दिया फिर आप क्या करेंगे सर, इंटरेस्ट कॉस्ट उसके ऊपर घटाएंगे। ठीक, चलिए सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हुए आप चाहे एक्सेप्शनल आइटम की इनकम या एक्सपेंडिचर है या एबनॉर्मल आइटम की इनकम या एक्सपेंडिचर है, उसका इंपैक्ट लेके चलेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन और लॉस इन केस ऑफ इंडेस वर्ड। इंडेस की दुनिया में सर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दिया एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल लॉस है, तो भी आप उसका इफेक्ट लेके चलेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई एनालिटिकल नहीं कर रहे कि साहब आगे फ्यूचर में हम क्या कमाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं साहब, ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने आज क्या कमाया। ठीक, आइए कुछ और प्यारी प्यारी सी बातें डिस्कस करते हैं। जो पीएटी है सर, उसमें आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं आएगा। सर जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आप प्रेफरेंस डिविडेंड घटाएंगे तो सीडीटी का क्या रहने वाला है, मैं आपको बता दूं, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स आज के दिन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आज के दिन एग्जिस्ट करता ही नहीं, इसलिए इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और वो कह दे भाई साहब सीडीटी पे किया है, हम क्वेश्चन को थोड़ा बोलेंगे जा पहले क्वेश्चन ठीक हो गया, हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे साहब, सीडीटी को भी माइनस कर देंगे। अब माइनस कैसे करेंगे, अगर सर वो आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज ए लायबिलिटी क्वालिफाई हो रखा है, एज ए लायबिलिटी क्लासिफाई हो रखा है, तो ईआईआर में आपने उसका इफेक्ट ले लिया होगा पहले ही। लेकिन अगर सर वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका एज ए इक्विटी क्लासिफाई है साहब, तो उस केस में आप क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ साथ उसके ऊपर सीडीटी भी घटाएंगे। मैं फिर से इस बात को बोल देता हूं, सीडीटी अब एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर एग्जाम के अंदर आ जाए साहब, तो जैसे मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया आप ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे। ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। कंसिडर ऑल इशू एक्सपेंसेस, इशू प्राइस एंड रिडीमेबल प्राइस, इसके बारे में बता रहा हूं कि ईआईआर में सर हम उन सबका इफेक्ट लेके चलेंगे। ठीक, देखिए क्या होता है, आपका जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है सर, आपने या तो डिस्काउंट पे इशू की थी, मैं फिर से बोल देता हूं डिस्काउंट पे इशू नहीं होता, लेकिन हम एग्जाम में समझने के लिए इस बात को कंसीडर कर लेते हैं, या प्रीमियम पे आपने क्या किया, उसे रिडीम किया है, और जो डिस्काउंट ऑन इशू है या प्रीमियम रिडम्पशन है, आपने उसे सर सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ एडजस्ट कर लिया था कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तब भी सर आप क्या करेंगे, अर्निंग निकालते हुए उसे माइनस करेंगे। अगर मान लो वो इक्विटी क्लासिफाई हो रखा है, तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, डेट क्लासिफाई हो रखा है साहब, तो फिर आप उसे ईआईआर के थ्रू इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल के तो भी सर उसे आप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। आई मीन टू से, आपने कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या डिस्काउंट ऑन इशू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ एडजस्ट कर रखा है, अर्निंग पर शेयर निकालते हो सर आप उसका इंपैक्ट क्या करेंगे, अर्निंग में लेके चलेंगे। ठीक, चलिए सर, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पहले रिडीम कर दिया है, तो जो आपका अर्ली रिडम्पशन की वजह से आपने एक्सेस अमाउंट पे किया है या कम अमाउंट पे किया है, तो सर उसका इंपैक्ट आप क्या करेंगे, पी&एल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। सर कुछ खर्चे और इनकम ऐसी होती है जिसको आप लो के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं साहब, सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, अगर आपने एनी इनकम और एक्सपेंडिचर सर आपने अदर इक्विटी के साथ एडजस्ट कर लिया है, तो भी सर आप बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालते हो, उसे क्या करेंगे, अर्निंग के साथ इंपैक्ट उसको लेके चलेंगे। ठीक, ये बात मैंने आपको बताई थी है कि अगर मान लो आपका
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और आपने क्या किया है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और आपने क्या किया साहब, उसके ऊपर एक साथ 2 ईयर्स का डिविडेंड पे कर दिया है, तो भी सर आप 1 ईयर का ही डिविडेंड कंसिडर करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर का डिविडेंड आपने करंट ईयर में पे किया, तो आपने उसे लास्ट ईयर में कंसिडर कर लिया होगा। ठीक है, चलिए। कहता है साहब कोई भी आप एप्रोप्रिएशन नहीं घटाएंगे, जैसे डिविडेंड वगैरह। क्यों सर? आप मेरी बात को सुनना ध्यान से ना। हम बेसिकली यहां पे कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग कितनी है, रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर कितनी है, अर्निंग पर शेयर कितनी है। सर हम अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए अगर आपने कोई इक्विटी डिविडेंड पे किया है, या सर आपने कोई प्रॉफिट को रिटेन्ड किया है, या सर फिर आपने कोई रिजर्व ट्रांसफर किया है, मैंडेटरी भी हो चाहे ना, तब भी उसे आप माइनस नहीं करें, क्योंकि हम अल्टीमेट यहां पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अर्निंग पर शेयर, आपने क्या कमाई की। ठीक सर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अगर मैं बेसिक अर्निंग पर शेयर की बात करूं, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे साहब, पेरेंट कंपनी की अर्निंग लेके चलेंगे। ठीक है, पेरेंट कंपनी के नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग लेके चलेंगे। ठीक है, और पेरेंट कंपनी की अर्निंग में हम लोग क्या करेंगे, सब्सिडरी कंपनी की अर्निंग जोड़ देंगे, एज रिड्यूस्ड बाई सर अर्निंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी बिलोंग टू एनसीआई। ठीक, चलिए अब बात करते साहब किसकी, डीपीएस की। देखिए, डीपीएस का मीनिंग होता है जो आपकी बेसिक अर्निंग पर शेयर है, अगर आप उसमें इफेक्ट दे देंगे किसका, पोटेंशियल इक्विटी शेयर का, तो आपकी डीपीएस निकल जाएगी। हालांकि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है वो डाइल्यूटेड नेचर के, एंटी डाइल्यूटेड नेचर के हैं। अगर वो एंटी डाइल्यूटेड नेचर के, तो हम उसे क्या करते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। ठीक, एक बात और, जब आप टेस्ट करेंगे ना डाइल्यूशन के लिए या एंटी डाइल्यूशन के लिए, तो आप क्या करेंगे साहब, आप कंटिन्यू ऑपरेटिंग इनकम को ही कंसीडर करेंगे। ये सारी बातें मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। आइए सबसे पहले बेसिक मीनिंग समझते हैं डीपीएस का क्या होता है। देखिए, इंडिया 33 ये कहता है कि आप बेसिकली क्या करेंगे, जो आपके शेयर होल्डर है ना, जो आपके एंड यूजर है, उससे आप ये बताएंगे कि करंट सिचुएशन के हिसाब से हमारे पास कुछ ऐसे पोटेंशियल शेयर है, अगर हम उन्हें इक्विवेलेंट टू इक्विटी शेयर मान के चलें, तो हमारी बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या होगी, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूटेड का मतलब होता है सब अर्निंग को गिराना। ठीक, इसलिए जो एंटी डाइल्यूशन है उसे हम क्या करेंगे, इग्नोर करके चलेंगे। आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर कौन से होते हैं। कहता साहब कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ध्यान से सुनना, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, सेकंड, आपका रिसोर्स आ चुके हैं उस इंस्ट्रूमेंट से, और थर्ड, वो रिसोर्स हमने क्या किया, बिजनेस में यूज कर लिए। अच्छा, जो आपके रिसोर्स आए हैं क्या वो इन कैश होने चाहिए या इन काइंड भी कवर है? मैं आपको बता दूं, जो रिसोर्स आपको आए हैं वो इन कैश और इन काइंड दोनों कवर है। ठीक, तो डीपीएस बेसिकली कैसे निकलेगी सर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोटेंशियल इक्विटी शेयर को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद सर फिर उसका इफेक्ट लेंगे अगर उनके नीचे डाइल्यूटेड है अर्निंग में, और किसके अंदर सर, वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर के अंदर। ठीक, चले, हाँ जी सर। आइए कुछ प्यारी प्यारी सी बातें और डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सब आइडेंटिफाई करेंगे उसकी नेचर डाइल्यूटेड है या एंटी डाइल्यूटेड है। ठीक, इसके लिए सर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, हालांकि 5 मिनट लगेगी, लेकिन उसके बाद ना क्लैरिटी अच्छे से आ जाएगी। देखिए, हमारी कंपनी में मान लेते 1000 की इक्विटी शेयर कैपिटल है, और हमने जो अर्निंग की ना इस बार, वो की है मान लेते हैं 100 रुपीज़ की। ठीक है सर, अपने पास ना 3 कन्वर्टेबल डिबेंचर है, ए, बी और सी। ये 9% है 1000 के, ये आपके मान लेते हैं 7% है 1000 के, और ये मान लेते हैं आपके 5% है 1000 के। ठीक जी सर। अब अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर है, तो इनिशियल डेट पर सर उसका डेट और इक्विटी में क्लासिफिकेशन हुआ होगा, एक बार उसको भी इग्नोर कर दो। ठीक, चलिए डीपीएस कैसे निकलेगी सर, डीपीएस निकलेगी आपका जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है उसका इफेक्ट लेना आपने वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर में, और उसका अर्निंग में इफेक्ट लेना, उसके बाद सर आपकी डीपीएस निकल जाएगी। ठीक, यहां पे सर अगर मैं बात करूं, हम लोग क्या करेंगे, एक तो जो आपके कन्वर्टेबल डिबेंचर है उसका क्लासिफिकेशन इग्नोर कर देते हैं, और सेकंड टैक्स को भी इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ए डिबेंचर की बात करूं तो सर इसकी कॉस्ट कितनी है 90, बी की बात करूं तो सर 70, और सी की बात करूं तो सर 50। टोटल अर्निंग कितनी आ गई सर, टोटल अर्निंग आ गई अपनी 100 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 50, सर 310 आ गई। ठीक है, और अगर मैं वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर की बात करूं आफ्टर टेकिंग इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर, तो कितना है सर, वो अपना 4000 आ गया। तो यहां पे अर्निंग रेट कितना आ जाएगा अपना
सर 310 डिवाइड बाई 4000 इक्वल टू सर 7.75% आ गया। ठीक है, ये डीपीएस आ गई। और बेसिक अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो सर ये कितनी आ गई, 10% आ गई। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सर इसके नीचे डाइल्यूटेड है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये गलत है। इंडिया 33 ये कहता है आपको क्या करना है, एक तो कंटिन्यू ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर टेस्ट करना आपने ना डाइल्यूशन के लिए। ठीक है, कंटिन्यू ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर टेस्ट कैसे करना उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। अब ये मान के चलते हैं कि ये जितनी अर्निंग अपनी कंटिन्यू ऑपरेशन से है। ठीक, चलिए सेकंड वो ये कहता है कि जब भी आप क्या करेंगे, टेस्ट फॉर डाइल्यूशन के लिए जाएंगे तो आपके पास अगर एक से ज्यादा पोटेंशियल इक्विटी शेयर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली हर एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर को सर टेस्ट करना पड़ेगा कि उसके नीचे डाइल्यूटेड है या एंटी डाइल्यूटेड है। सर अगर अपने पास एक ही पोटेंशियल इक्विटी शेयर तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में बेसिकली पता क्या करेंगे, जो उस पोटेंशियल इक्विटी शेयर की इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर है उसका कंपैरिजन बेसिक अर्निंग पर शेयर से कर लेते हैं। और इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर अगर अर्निंग पर शेयर से बेसिक अर्निंग पर शेयर से कम है तो डाइल्यूटेड है, अगर ज्यादा तो एंटी डाइल्यूटेड है। ठीक, लेकिन अगर एक से ज्यादा पोटेंशियल इक्विटी शेयर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेंगे, 3 स्टेप फॉलो करने साहब। पहला स्टेप आइडेंटिफाई पोटेंशियल इक्विटी शेयर, सर 3 है। सेकंड स्टेप कैलकुलेट इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर 9%, 7%, 5%। थर्ड स्टेप टेस्ट फॉर डाइल्यूशन। टेस्ट फॉर डाइल्यूशन के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे साहब, हम ना जो इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर है उसको असेंडिंग ऑर्डर में कंसीडर करेंगे। आई मीन टू से जो सबसे ज्यादा वर्स्ट है उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे। तो वर्स्ट सबसे ज्यादा ये है, सेकंड और थर्ड। सर वर्स्ट सबसे ज्यादा ये कैसे हो सकता है, देखिए अगर सिर्फ यही पोटेंशियल इक्विटी शेयर होगा तो ये अभी 5% कमा रहा है, आगे चल के बराबर का हिस्सेदार बन जाएगा। और अगर 9% वाला आज सर है, ठीक है, तो 9% कमा रहा है, आगे चल के सर बराबर का अधिकार होगा, बराबर का राइट रखेगा। ठीक, तो इसका मतलब सर आगे चल के वर्ष कौन से होने वाला है, सी होने वाला है। ठीक, तो हम लोग पहले क्या करेंगे साहब, सी को कंसीडर करेंगे। अब टेस्ट फॉर डाइल्यूशन कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले आएगा आपका पर्टिकुलर्स, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और रेशो। अब यहां पे सर आपका आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। जो हम न्यूमरेटर में अर्निंग लेंगे कंटिन्यू ऑपरेटिंग इनकम लेंगे। सर मान के चलते कंटिन्यू ऑपरेटिंग इनकम है 100, ठीक है, डिनोमिनेटर 1000 है, 10% आ गया। अब सर टेस्ट फॉर डाइल्यूशन में हम सबसे पहले कैसे कंसीडर करेंगे सर, जिसकी इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा वर्स्ट है वो किसकी है सर, सी की है। अर्निंग पे इम्पैक्ट कितना है सर, 50 है, ठीक है। और वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर पे सर 1000 है, तो 150, 2000, 7.5%। तो नेचर कौन सी होगी सर, डाइल्यूटेड होगी, क्योंकि अर्निंग पर शेयर आपकी गिर रही है। ठीक, इसके बाद सर बी 70, 1000 सर 220 और ये आ जाएगा आपका 3000। तो 220 डिवाइड बाई 3000 सर ये आ गया आपका 7.33%। इसका मतलब इसके नीचे भी कैसे डाइल्यूटेड है क्योंकि अर्निंग गिर रही है। अगर ए की बात करें तो सर ए की कॉस्ट कितनी है 90 और वेटेड एवरेज पे इम्पैक्ट 1000, तो 310 और ये आपका आएगा 4000। तो 310 डिवाइड बाई 4000 ये आपका आ गया 7.75%। अगर आप यहाँ पे देखेंगे साहब तो इसकी वजह से आपकी अर्निंग बढ़ रही है, तो इसकी जो नेचर है ये बन जाएगी सर एंटी डाइल्यूटेड, और हम पोटेंशियल इक्विटी शेयर में सर इसे कंसीडर नहीं करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बेसिक अर्निंग पर शेयर। आइए, पोटेंशियल इक्विटी शेयर की नेचर डाइल्यूटेड है तो उसे कंसीडर करेंगे, एंटी डाइल्यूटेड को कंसीडर नहीं करेंगे। एक बात और मैं लग गया तो यहाँ पे बता देता हूं सर, जो टेस्ट फॉर डाइल्यूशन है ना ये आप हर साल चेक करेंगे। जरूरी नहीं कि इस बार जैसे मान लो आपका जो ए कैटेगरी का डिवेंचर है उसके नीचे एंटी डाइल्यूटेड है, वो आगे चल के एंटी डाइल्यूटेड हो, मे भी सर वो आगे चल के क्या हो सकती है, डाइल्यूटेड हो सकती है। ठीक है, तो आप हर साल क्या करेंगे, इस टेस्ट को चेक करेंगे। तो यहाँ पे सर आपकी डीपीएस की अगर मैं बात करूं तो हम कौन से पोटेंशियल इक्विटी शेयर को कंसीडर करेंगे जिसके नीचे डाइल्यूटेड है, जिसमें सर कौन कौन सा आ जाएगा आपका, सी और बी आ जाएगा। 100 अर्निंग है, 1000 वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर है, सी और आपका बी, ये आ गया आपका डीपीएस। सर अगर अपने पास एक ही पोटेंशियल इक्विटी शेयर है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसके इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर का कंपैरिजन करेंगे बीपीएस के साथ। अगर इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर बीपीएस के कंपैरिजन में कम है तो सर उसकी नेचर क्या है, डाइल्यूटेड है, अदरवाइज उसकी नेचर सर क्या है, एंटी डाइल्यूटेड है। मतलब अगर इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर ऑफ सिंगल पोटेंशियल इक्विटी शेयर सर बेसिक अर्निंग पर शेयर से ज्यादा तो उसकी नेचर क्या, एंटी डाइल्यूटेड। ठीक, चलिए
सर अब बात कर लेते हैं कि जब इस टेस्ट को करेंगे, आप तो कैसे टेस्ट को करेंगे, ठीक। इस टेस्ट को सर हम लोग हमेशा कंटिन्यू ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर करेंगे, ठीक। अब मेरी वर्डिंग बड़े ध्यान से सुनना। अगर कंटिन्यू ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर सर जब आप इस टेस्ट को लगाएंगे, अगर किसी भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर की नेचर डाइल्यूटेड है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में टोटलिटी में उसकी नेचर सर डाइल्यूटेड निकलती है, एंटी डाइल्यूटेड निकलती है, उसकी नेचर डाइल्यूटेड मानी जाएगी। अगर कंटिन्यू ऑपरेशन इनकम में किसी भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर की नेचर एंटी डाइल्यूटेड है, तो सर हम उसे फिर कंसीडर ही नहीं करेंगे एज ए पोटेंशियल इक्विटी शेयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि डिसकंटिन्यू में या टोटलिटी में उसकी नेचर कैसे, ठीक। तो 100 बात की एक बात क्या निकल के आती है कि जो भी आपका पोटेंशियल इक्विटी शेयर है उसकी नेचर डाइल्यूटेड सर कंटिन्यू ऑपरेटिंग इनकम के रिगार्ड में होनी चाहिए। आइए, ये मैंने आपको सारी बातें यहां पे बता दी हैं। हाँ, इसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? कन्वर्टेबल डिवेंचर हो सकते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, कॉन्टिजेंटली शेयर हो सकते हैं, पार्टली पेड अप शेयर सर विदाउट डिविडेंड राइट, क्योंकि उसके प्रोसीड्स आ चुके होते हैं, ठीक। आपका सर शेयर वारंट हो सकता है, आपका इशोप हो सकता है। ये सर आपके सारे स्टेप मैंने क्या किए, डिस्कस कर लिए। आइए अब कुछ प्यारी प्यारी सी बातें और डिस्कस करते हैं। देखिए बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। सर कभी कभी क्या होता है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर करंट ईयर में इशू होता है। आई मीन टू से, जैसे मान लो यहाँ पे ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है, हमने पोटेंशियल इक्विटी शेयर को यहाँ पे इशू किया है, तो हम पोटेंशियल इक्विटी शेयर का इफेक्ट सर उतने टाइम पीरियड के लिए लेंगे जितने टाइम पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है साहब कि जैसे मान लो ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है, यहाँ पोटेंशियल इक्विटी शेयर था, ठीक है, यहाँ पे इक्विटी शेयर बन गया है, तो इसके बाद सर उसे क्या करेंगे, बीपीएस में कंसीडर करेंगे, और इससे पहले सर उसे क्या करेंगे, डीपीएस के लिए कंसीडर करेंगे। तो 100 बात की एक बात क्या निकल के आती है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर का डीपीएस निकालते हुए उतने टाइम पीरियड के लिए इंपैक्ट लेंगे जितने टाइम पीरियड के लिए क्या है सर वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक। देखिए ईसोप के केस में, शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। हम लोग शेयर कब इशू करेंगे सर, जब एम्प्लॉय अपना वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट कर लेंगे और साथ में हमें क्या करेंगे, एक्साइज प्राइस पे कर देंगे, ठीक। इसका मतलब क्या है कि जब तक एम्प्लॉय एक्साइज प्राइस पे नहीं करेंगे, इट मीन सर एक्साइज प्राइस के बराबर प्रोसीड्स आनी अभी पेंडिंग है, या अगर एम्प्लॉय ने वेस्टिंग पीरियड अभी कंप्लीट नहीं किया है, तो जितना रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड है उतने टाइम पीरियड के लिए सर सर्विस रिसीव होना पेंडिंग है, मतलब रिसोर्स इन काइंड आना पेंडिंग है। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं साहब कि जितने अपने पास सर, यहाँ पे सामने स्क्रीन पे देख लेना, जितने अपने पास नंबर ऑफ एसबीपी हैं, ठीक है, उसमें पोटेंशियल इक्विटी शेयर कितने हैं सर, उतने हैं जितने के रिसोर्स आ चुके हैं। अब कितने के रिसोर्स आ चुके, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सर, नंबर ऑफ एसबीपी माइनस एक्सपेक्टेड प्रोसीड्स टू बी रिसीव्ड डिवाइड बाय एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। अब यहां पे एक्सपेक्टेड प्रोसीड्स टू बी रिसीव्ड में क्या आएगा, अगर वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो चुका है तो सिर्फ एक्साइज प्राइस आएगा, नंबर ऑफ एसबीपी इनटू एक्साइज प्राइस, ठीक, डिवाइड बाय आपका फेयर वैल्यू, एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर। लेकिन अगर वेस्टिंग पीरियड पेंडिंग है तो जो रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड है उसका हम एस्टिमेट लगाएंगे कि वो अमाउंट कितना है, उसमें एक्साइज प्राइस ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे साहब एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर से, ठीक। चलिए इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है 4 और 5 ये मैंने ऑलरेडी करा दिया, थर्ड पॉइंट की भी मैं बात करूंगा। 4 और 5 पॉइंट क्या है कि आप पोटेंशियल इक्विटी शेयर को तभी कंसीडर करेंगे जब उसके नेचर सर क्या डाइल्यूटेड है, और एक पॉइंट क्या मैंने लिखवा रखा है कि आप हर साल सर ये टेस्ट करेंगे कि नेचर डाइल्यूटेड है या एंटी डाइल्यूटेड है। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर हमने इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर दी है और उसे इक्विटी क्लासीफाई कर लिया है सर, उसे इक्विटी क्लासीफाई कर लिया मतलब, बड़े ध्यान से बात सुनना, कंप्लीट बात बताता हूं। देखिए कंपनी ने इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए हैं, ठीक है। अब इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में आपने ना तो उन्हें रिडीम करना ना उन्हें इक्विटी शेयर देना, तो क्या वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर माने जाएंगे? आंसर इज नो। तो क्या माने जाएंगे? सबसे पहले अगर डिविडेंड मैंडेटरी है तो टू द एक्सटेंट जो आपका डिविडेंड मैंडेटरी है साहब, हम लोग क्या करते हैं उतना हिस्सा डेट पोर्शन निकालते हैं। कैसे? आपका जो डिविडेंड मैंडेटरी है डिवाइड बाय सर जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है या मार्केट रेट ऑफ डिविडेंड है फॉर रिडीमेबल डिवेंचर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक। तो उस केस में हम क्या करेंगे साहब, जो आपका मैंडेटरी डिविडेंड है डिवाइड कर देंगे मार्केट रेट ऑफ डिविडेंड फॉर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक। तो उतना आपका डाटा आ जाएगा और उसके ऊपर सर हर साल क्या करेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट निकालेंगे जो कि मार्केट रेट के हिसाब से आती है। हाँ, अगर कोई मान लो उसमें सर एक्सपेंडिचर आपने इनकड़ किया तो ईआईआर निकाल लेंगे, ठीक। चले, हाँ जी सर। लेकिन अगर आपने इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए हैं और एज पर एग्रीमेंट आप डिविडेंड पे करेंगे, आपकी अपनी मर्जी है, कंपनी की अपनी मर्जी है, तो उसको उस केस में आप क्या करेंगे सर, उसे एज ए इक्विटी क्लासीफाई करेंगे। तो जब आप उसे एज ए इक्विटी क्लासीफाई करेंगे तो क्या वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है? आंसर इज नो। सर क्यों पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं मानेंगे? क्योंकि आपने कोई भी आगे चल के इक्विटी शेयर नहीं देने, क्योंकि वो इरिडीमेबल है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका कॉन्टीजेंसी इशुएबल शेयर का। देखिए कॉन्टीजेंसी इशुएबल शेयर का मतलब क्या है कि कुछ
प्री कंडीशन है, जब वो कंडीशन क्वालिफाई हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, शेयर इशू कर देंगे। ठीक, अब कॉन्टिजेंटली इशूएबल शेयर को हम लोग बीपीएस के लिए कंसिडर करेंगे, डीपीएस के लिए कंसिडर करेंगे। देखिए, जिस दिन कंडीशन पूरी होगी है, जिस दिन कंडीशन पूरी होगी तो आप क्या करेंगे, इक्विटी शेयर इशू कर देंगे, तो बीपीएस के लिए कंसिडर कर लेंगे। ठीक, टिल द डेट, जब तक सर कंडीशन का जो टाइम पीरियड था वो एक्सपायर नहीं होता, तो उस केस में आप क्या करेंगे सर, उसे एज ए पोटेंशियल इक्विटी शेयर कंसिडर करेंगे, प्रोवाइडेड सर रिपोर्टिंग डेट पे वो कंडीशन क्वालिफाई करते हैं। और कौन सी कंडीशन क्वालिफाई करते हैं, जो क्वालिफाई करनी साहब, जो कॉन्टिजेंसी टाइम पीरियड है उसके एंड पे। सर दोबारा बताना, देखिए हमने क्या किया सर, एक कंडीशन लगाई कि अगर मान लो ये कंडीशन क्वालिफाई हो जाती है तो हम सामने वाली पार्टी को 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर देंगे, और ये आपका टोटल टाइम पीरियड है। ठीक है, अब सर यहां पे अगर कंडीशन पूरी हो जाती है तो इसके बाद सर इसे हम क्या करेंगे, बीपीएस में कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, और उससे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये रिपोर्टिंग डेट है, ठीक है, ये रिपोर्टिंग डेट है, ये रिपोर्टिंग डेट है, तो हम यहां पे क्या करेंगे सर, यहां पे हम लोग पोटेंशियल इक्विटी शेयर मान लेंगे, प्रोवाइडेड जो कंडीशन आपकी यहां जाके पूरी होनी थी, अगर वो कंडीशन सर आपकी यहां पे पूरी हो जाती है। एक बात, दूसरी बात सर, अगर वो कंडीशन यहां पे पूरी हो जाती है और एक्सपेक्ट है कि आगे चल के कंडीशन पूरी नहीं होगी, तो भी सर हम उसे पोटेंशियल इक्विटी शेयर मानेंगे, इररिस्पेक्टिव कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक बात और, अगर सर रिपोर्टिंग डेट पे कंडीशन पूरी नहीं होती और एक्सपेक्टेड कंडीशन पूरी हो जाएगी, तो हम उसे पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं मानेंगे। आई मीन टू से फ्यूचर का एस्टिमेट हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो सो बात की एक बात क्या निकल के आती है, आप रिपोर्टिंग डेट पे ये मान के कि अगर आज कॉन्टिजेंसी पीरियड खत्म होता तो क्या आप इन शेयर को इशू करते, आंसर इज यस, तो आप उसे क्या करेंगे, पोटेंशियल इक्विटी शेयर मानेंगे। आंसर इज नो, तो आप उसे पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं मानेंगे। अब पोटेंशियल इक्विटी शेयर कब से मानेंगे सर, जब से आपका एग्रीमेंट हुआ या ईयर एंड, सॉरी, जब से आपका एग्रीमेंट हुआ है और ईयर का स्टार्टिंग, विच एवरेज अर्लियर। आई मीन टू से अगर मान लो आपका एग्रीमेंट पहले हो रखा होता तो आप फर्स्ट डे ऑफ द ईयर से मान के चलते हैं। एग्रीमेंट सर आपका मान लो यहां पे हुआ तो इस डेट से हम क्या करेंगे, कंसिडर करके चलेंगे। सर एक बात और, हर रिपोर्टिंग डेट पे सर आप इसे चेक करेंगे कि क्या ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर कंसीडर होंगे या नहीं होंगे, ऑन द बेसिस कि अगर आज ही कॉन्टिजेंसी टाइम पीरियड एक्सपायर होता तो क्या हमें ये शेयर इशू करने पड़ते। ठीक सर, ऐसा हो सकता है मान लो बीच में दो रिपोर्टिंग डेट आ गई, एक रिपोर्टिंग डेट पे सर कंडीशन क्वालिफाई हो रही थी, आपने उसे पोटेंशियल इक्विटी शेयर मान लिया, अगली रिपोर्टिंग डेट पे सर कंडीशन क्वालिफाई नहीं हो रही थी, तो आप क्या करेंगे उस केस में, क्या प्रीवियस ईयर की डीपीएस को रीस्टेट करेंगे, आंसर इज नो, क्योंकि सर यहां पे देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ बोनस एंड बोनस एलिमेंट यहां पे, तो सर आप क्या करेंगे, हर रिपोर्टिंग डेट पे एस्टिमेट लगाएंगे। ठीक, चलिए, तो ये सारी बातें सर यहां पे लिखी हुई है। सर ग्रुप कंपनी की डीपीएस कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखिए, जो भी आप इक्विटी शेयर या पोटेंशियल इक्विटी शेयर कंसीडर करेंगे वो केवल पेरेंट कंपनी के कंसीडर करेंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं अर्निंग की। यहां पे अर्निंग के बारे में सर जिस लाइन के हिसाब से सर इंस्टीट्यूट ने अपना आंसर दे रखा है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है इंस्टीट्यूट ने और एक आरटीपी में क्वेश्चन है, मैं उसी के हिसाब से आपको ये कंसेप्ट कराता हूं। ठीक, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना सर। देखिए, जब आप ग्रुप कंपनी की डीपीएस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सर, पेरेंट कंपनी की अर्निंग, पेरेंट कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। ठीक है सर, पेरेंट कंपनी के पोटेंशियल इक्विटी शेयर और पेरेंट कंपनी के पोटेंशियल इक्विटी शेयर का पेरेंट कंपनी की अर्निंग पे क्या इंपैक्ट आएगा वो ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद सर हम सब्सिडरी कंपनी की डीपीएस निकालेंगे और पेरेंट कंपनी के पास जो सब्सिडरी कंपनी के शेयर है या पोटेंशियल इक्विटी शेयर है सर, उसको उस डीपीएस से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। ठीक, चलिए, तो अर्निंग कैसे निकलेगी, अर्निंग ऑफ पेरेंट आफ्टर टेकिंग इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर, पेरेंट प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट इन सब्सिडरीज डीपीएस। ठीक, डिवाइड बाय वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ पेरेंट कंपनी आफ्टर टेकिंग इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर ऑफ पेरेंट कंपनी। ठीक, यहां पे सर मैंने एक समरी दे रखी है कि जब आप वेटेड, मैं आपको एक बात बता देता हूं, अब इसके बाद जितने पॉइंट है जनरल पॉइंट है, वो बेसिक अर्निंग पर शेयर के हो सकते हैं, डीपीएस के हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहां पे सर मैंने एक समरी दे रखी है कुछ ट्रांजेक्शन की, कि इन ट्रांजेक्शन के केस में जनरली यही ट्रांजेक्शन होती है, आप किस डेट से सर इक्विटी शेयर को कंसीडर करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर। देखिए, जनरल रूल ये है कि जब आपके पास या तो कंसीडरेशन रिसीव हो चुका है या सर कंसीडरेशन रिसीवेबल आपने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक, चलिए, अगर आप शेयर इशू करते हैं एक्सचेंज ऑफ कैश में, तो सर आप क्या करेंगे, जिस डेट पे सर आपके पास कैश रिसीव हुआ, ठीक है सर, वॉलेंटरली री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड है, तो उस केस में सर क्या करेंगे, जिस दिन से डिविडेंड रिसीव हुआ। सर कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट है, सर जिस डेट पे इंटरेस्ट पे होना बंद हो जाएगा, सर इंटरेस्ट के बदले में हमने शेयर इशू करना है, जिस डेट पे सर इंटरेस्ट पे होना बंद हो जाएगा। सर हमने लायबिलिटी का एक्सचेंज कर लिया, सर जिस डेट पे आप लायबिलिटी क्या करते हैं, सेटल करते हैं। सर हमने क्या किया, सर
कंसिडरेशन में शेयर इशू कर दी और असेट एक्वायर कर ली, तो सर जिस दिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट में असेट को रिकॉर्ड करते हैं, इट मींस क्या है कि जिस दिन सर आप असेट के ऊपर कंट्रोल एक्वायर करते हैं, ठीक। सर बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हमने शेयर इशू कर दिए तो सर डेट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन पे आपका कंट्रोल आ जाता है सामने वाली कंपनी के ऊपर, तो उस डेट पे हम लोग क्या करेंगे सब कंसिडर करेंगे जो हमने शेयर इशू किए फॉर द पर्पज ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़े ध्यान से सुनना है। अगर मैंडेटरी कन्वर्टेबल डिबेंचर है, मैंडेटरी कन्वर्टेबल डिबेंचर, इट मींस क्या है अल्टीमेट शेयर तो इशू होने ही होने हैं, या फिर सर कोई और इंस्ट्रूमेंट है जहां पे अल्टीमेट शेयर इशू होने ही होने हैं और प्रोसीड्स पूरा आ चुका है साहब, तो उस केस में बेसिकली पता क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डेट से, प्लीज ध्यान देना, नोट कन्वर्जन डेट से, कॉन्ट्रैक्ट डेट से सर हम क्या करते हैं वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर में से कंसीडर करते हैं। अगर रेंडरिंग ऑफ सर्विस है तो सर जिस दिन सर्विस रेंडर्ड हुई है। सर कॉन्टिजेंटली इशूएबल शेयर है तो सर जिस डेट पे शेयर इशू हो चुके हैं, मतलब कॉन्टिजेंटली शेयर इशू करने की कंडीशन पूरी हो चुकी है। जर्नल रेफरेंस डॉक्यूमेंट सर जिस दिन सर जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है वो पूरी हो जाती है। एक कंसेप्ट है सेबी गाइडलाइंस का, मतलब सर देखिए बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, इसको मैं एक प्यारे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं, आपको एग्जांपल के बगैर क्लैरिटी नहीं आएगी। ये मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है सर। हमारी कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी शेयर है, ठीक है। हमने क्या किया, 25,000 के कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर दिए मान लो, बल्कि एक काम करते हैं और इजी बनाते हैं इसको ना, 2 लाख इक्विटी शेयर है ताकि परसेंटेज में कोई राउंडिंग ऑफ ना आए। 2 लाख अपने पास इक्विटी शेयर है, ठीक है। हमने क्या किया, कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर दिया और हमने उनको बोला कि भाई साहब हम आने वाले टाइम में आपको क्या करेंगे 50,000 इक्विटी शेयर दे देंगे, किसको, कन्वर्टेबल डिवेंचर को, ठीक है। अब जब ये कन्वर्टेबल डिवेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे तो इनके पास परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कंपनी में कितनी आएगी सर, 50,000 डिवाइड बाय 2 लाख प्लस 50,000 इंटू 100, सर 20% परसेंटेज ऑफ होल्डिंग आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, कितनी आएगी सर, 20% आ जाएगी। अब कंपनी ने इन बिटवीन क्या किया, 1:1 की रेशो में बोनस शेयर इशू कर दिए, तो सर कंपनी के पास शेयर कितने बन गए, 4 लाख, ठीक है। और जब कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर को सर आप इक्विटी शेयर देंगे, कितने देंगे, 50,000, 4 लाख प्लस 50,000, तो सर अगर आप देखेंगे तो डिवेंचर होल्डर के साथ तो धोखा हो गया। ऐसे तो कंपनियां क्या किया करेंगी, ये देखिए सर 11.11% उनकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग आ जाएगी पोस्ट कन्वर्जन ऑफ देयर डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर, ठीक। ऐसे तो कंपनियां क्या करेंगी, कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करेगी, प्रॉमिस करेगी, बीच में बोनस शेयर इशू कर देगी। इसलिए सर सेबी कहता है कि अगर आपके पास कन्वर्टेबल डिवेंचर है या कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, और बोनस शेयर इशू करते हैं, तो डेट ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर आप क्या करेंगे, उनकी परमिशन लेंगे और जिस दिन उनको कन्वर्ट करेंगे उनको इंक्लूडिंग बोनस शेयर कन्वर्ट करेंगे। इट मींस क्या सर कि अल्टीमेट सर जब आप इन डिवेंचर होल्डर को इक्विटी शेयर देंगे तो इंक्लूडिंग बोनस शेयर देंगे। इट मींस क्या है, आप 1 लाख इक्विटी शेयर देंगे। अब ये देखिए कितनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग आ गई, 20% आ गई। तो यहां पे सर एक कंसेप्ट ये डिस्कस हुआ है कि अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर या कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है तो जब आप उन्हें क्या करेंगे सर, शेयर देंगे, ठीक है, तो आप इंक्लूडिंग बोनस शेयर देंगे, ठीक। ये गाइडलाइंस है सेबी की। सेबी सर कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर को प्रोटेक्ट करती है, ठीक। आगे अब बेसिक अर्निंग पर शेयर में या डीपीएस में इसका क्या इंपैक्ट आएगा सर, आईसीआई ने ना AS20 के रिगार्ड में गाइडलाइंस दी थी, हालांकि इंडिया 33 के इसके ऊपर साइलेंट है और वही हम कंसेप्ट फॉलो कर लेते हैं। सर आईसीआई ने क्या गाइडलाइंस दी थी, आईसीआई ने गाइडलाइंस दी थी कि जब आपको पता है कि अल्टीमेट सर आपने क्या करना है, जो कन्वर्ट करना है वो इंक्लूडिंग बोनस शेयर करना है, तो जो बोनस वाला एलिमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल डेट से ही बीपीएस में कंसीडर करके चलेंगे। आई मीन टू से यहां पे बीपीएस के लिए सर 2 लाख बोनस शेयर तो इक्विटी शेयर होल्डर को होगा, 50,000 सर जो आपने कन्वर्टेबल डिवेंचर को दिया उसको भी हम क्या करेंगे, बीपीएस के लिए कंसीडर करेंगे, ठीक है। आई मीन टू से वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं माने जाएंगे बल्कि बीपीएस के लिए वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर में से कंसीडर कर लेंगे। देखिए सेबी गाइडलाइंस ऑन प्रोडक्शन टू कन्वर्टेबल डिवेंचर, ये सेबी गाइडलाइंस के बारे में पहली लाइन है। सेकंड लाइन देखिए, एक क्वेश्चन अराइज वेदर सच बोनस शेयर इज कंसीडर्ड फॉर बीपीएस एंड डीपीएस, आईसीआई सजेस्ट सच बोनस शेयर शैल बी टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ बीपीएस। और अगर बीपीएस के लिए आपने उसे कंसीडर कर लिया तो ऑटोमेटिक वो डीपीएस के लिए भी कंसीडर हो गया। इट मींस क्या है, इट मींस ये है कि आप उसे सर एज ए पोटेंशियल इक्विटी शेयर कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि एज ए रियल इक्विटी शेयर क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है, आपने पुट या कॉल ले रखा अपने ही शेयर का, आप उसमें होल्डर हो सकते हैं, उसमें राइटर हो सकते हैं। आइए एक काम करते हैं, पहले एक बार ना मैं आपको ऑप्शन का कंसेप्ट डिस्कस कर लेता हूं। देखिए डेरिवेटिव के अंदर एक ऑप्शन होता है, ठीक है सर। ऑप्शन में बेसिकली क्या होता है, सब दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, एक होता है बायर जिसको हम प्यार से होल्डर भी बोलते हैं और एक होता है राइटर या सेलर, ठीक है।
सर जो बायर होता है, जो होल्डर होता है, उसके पास दो तरह के राइट होते हैं, एक होता है टू बाई और एक होता है टू सेल। सर जो होल्डर होता है वो बेसिकली क्या करता है, राइटर को प्रीमियम पे करता है, और होल्डर क्या करेगा साहब, अपनी मर्जी चलाएगा। और जो आपका राइटर है, सेलर है, उसको सर अकॉर्डिंग टू एक्ट करना पड़ेगा जैसे सर होल्डर बोलेगा। ठीक, आइए थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं मैं एक इंस्ट्रूमेंट का होल्डर हूं, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, मैं एक इंस्ट्रूमेंट का होल्डर हूं साहब, ठीक है। मैंने सामने वाली पार्टी से प्रॉमिस कर रखा था कि मैं 1000 रुपीज में उसे खरीदूंगा, उस इक्विटी शेयर को। या मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट का होल्डर हूं, इक्विटी शेयर मान लेते हैं एक्स कंपनी के, ठीक है, एक्स कंपनी के इक्विटी शेयर को मैं 1000 में खरीदूंगा सामने वाली पार्टी से, ठीक। अब मैं कब खरीदूंगा सर, अगर प्राइस बढ़ेगा तो। सर क्यों, आपको नुकसान हो जाएगा ना। देखिए एज पर एग्रीमेंट मैंने क्या करना था, एक्स कंपनी का शेयर 1000 में खरीदना था। अगर मार्केट में प्राइस 1200 हो गया तो मैं तो खरीदूंगा ना। सर आप क्यों खरीदोगे, देखिए अगर मैं मार्केट से खरीदूंगा तो 1200 का मिलेगा, लेकिन एज पर एग्रीमेंट मैं 1000 का खरीद सकता हूं तो मेरे को फायदा होगा, मैं खरीद लूंगा, ठीक। चलिए, तो कॉल में हम लोग मतलब बाई कब करेंगे सब, इसको हम कॉल ऑप्शन बोलते हैं। हम बाई कब करेंगे, जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसे ही सर मान लो मैंने सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा, तो मैं सेल कब करूंगा, जब प्राइस गिर जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 1000 सेल करने का, 1000 रुपीज के हिसाब से सेल करने का एग्रीमेंट कर रखा है। मार्केट में रेट पता है 1500 हो गया, मैं मार्केट में जाके बेच दूंगा। सर मैंने 1000 रुपीज के हिसाब से सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, आज जो प्राइस है सर मार्केट में 800 का हो गया, मैं क्या करूंगा, मार्केट में थोड़ा बेचूंगा, मैं सर 1000 का बेच दूंगा, ठीक। चलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पुट ऑप्शन बोलते हैं। अब एक कंपनी अगर अपने ही इक्विटी शेयर में ऑप्शन लेती है साहब, तो उस केस में सर इंडेस 33 क्या कहता है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। यहां पे चार केस बन सकते हैं सर। चार केस कैसे बन सकते हैं, कंपनी ने अपने ही इक्विटी शेयर में सर एज ए होल्डर हो सकती है, बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। एज ए राइटर हो सकती है, बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक। आइए सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि मैं अपने ही इक्विटी शेयर में राइटर बन जाता हूं और पुट ऑप्शन ले लेता हूं। थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझते हैं। आप बन जाओ होल्डर, मैं बन गया सब राइटर, ठीक है सर। अगर मैं राइटर हूं और पुट ऑप्शन है, इसका मतलब क्या है सर, देखिए पुट ऑप्शन में होल्डर बेचेगा। आप होल्डर हो, आप बेचोगे, हाँ जी सर। आप बेचोगे तो मेरे को खरीदना पड़ेगा। सर हम थोड़ा सोच ले, हाँ सोचिए। सर हम हैं होल्डर, आप हो राइटर, हम पुट ऑप्शन लेंगे तो हम बेचेंगे, ठीक है, आपको खरीदना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये बाई बैक का केस नहीं बन गया। कहता है अगर एक कंपनी, अब मैं सामने इसको निकाल लेता हूं, बड़े ध्यान से देखना साहब थ्योरी को। कहता है अगर एक कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर में राइटर है और पुट ऑप्शन ले लेती है, तो यहां पे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले मतलब बीपीएस डीपीएस के लिए कैसे उसे कंसीडर करेंगे, ऐसे बोलता हूं, अकाउंटिंग नहीं करेंगे बल्कि बीपीएस डीपीएस के लिए क्या ट्रीटमेंट होगा। अकाउंटिंग के लिए सर इंड 109 में बात कर ली थी हमने, ठीक। सबसे पहले ये बताइए, क्या रिपोर्टिंग डेट से पहले ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया, आंसर इज यस। अगर रिपोर्टिंग डेट से पहले ऑप्शन एक्सरसाइज हो चुका है तो सर ये बाईबैक का केस बन गया है, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग डेट से पहले सर ये एक्सरसाइज नहीं हुआ और ये एक्सरसाइजेबल लग रहा है, अब ये एक्सरसाइजेबल कब लगेगा सर, जब एक्सरसाइज प्राइस मार्केट वैल्यू से ज्यादा होगा, क्योंकि तभी तो आप बेचोगे, एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा होता है तो आप बेचोगे, ठीक है। तो इस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा, कहता है अगर एक्सरसाइज हो चुका है रिपोर्टिंग डेट से पहले तो सर बाईबैक का ट्रीटमेंट कर लो, डिस्कस कर लिया हमने। अगर सर रिपोर्टिंग डेट से पहले एक्सरसाइज नहीं हो और एक्सरसाइजेबल लग रहा है, कब लगेगा, जब एक्सरसाइज प्राइस सर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर, तो उस केस में आप क्या करेंगे सर, बोनस एलिमेंट यहां पे निकालेंगे और उस एलिमेंट को सर डीपीएस के लिए एज ए पोटेंशियल इक्विटी शेयर कंसीडर करेंगे और उसका अर्निंग पे इंपैक्ट जीरो लेके चलेंगे, क्योंकि आपने अर्निंग पे कुछ इंपैक्ट आएगा नहीं उसका, ठीक। अब सर यहां पे जो बोनस एलिमेंट निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा, कहता साहब यहां पे ना थ्योरेटिकल जो हम लोगों ने फेयर वैल्यू निकाली थी ऐसे नहीं निकालेंगे, यहां पे अलग तरीका है। अलग तरीका कैसे, जैसे मान लो कहता है आपने कितने शेयर का पुट ऑप्शन ले रखा एज राइट, हमने कहा सर 10,000 शेयर का, ओके। एक्सरसाइज प्राइस कितने से है सर, 90 से। एवरेज फेयर वैल्यू मतलब फेयर वैल्यू क्या, सॉरी एवरेज फेयर वैल्यू नहीं, मैं दोबारा बोल देता हूं, फेयर वैल्यू ऑन रिपोर्टिंग डेट क्या है, फेयर वैल्यू ऑन रिपोर्टिंग डेट क्या, हमने कहा जी 75, तो एक्सरसाइजेबल लग रहा, हाँ जी, माइनस 10,000। तो ये आपका सर जो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, कितने आएंगे, 10,000 इंटू 90 डिवाइड बाई 75, सर 12,000 माइनस 10,000, तो 2,000 सर आपके लिए क्या बन जाएंगे यहाँ पे सर, पोटेंशियल इक्विटी शेयर बन जाएंगे फॉर डीपीएस, ठीक। चलिए ये सब मैंने लिखवा रखा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने कॉल ऑप्शन दे रखा और एज ए राइटर हूं मैं,
तो इसका मतलब सर आप क्या करोगे, मेरे से खरीदोगे, मेरे से खरीदोगे तो सर मेरे को क्या करना पड़ेगा, शेयर इशू करने पड़ेंगे एक तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे साहब, इसे डीपीएस के लिए पोटेंशियल इक्विटी शेयर में कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल होती, कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल का मतलब क्या, एक्सरसाइजेबल अगर ये लग रहा, ठीक। अगर मैं होल्डर हूं साहब, तो होल्डर में हमेशा ये एंटी डाइल्यूटेड होता है। अगर आप इसको सोच पाएंगे ना, एंटी डाइल्यूटेड कैसे होगा, क्योंकि सर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो मैं खरीदूंगा, और शेयर का प्राइस गिरेगा तो पुट ऑप्शन में सर मैं क्या करूंगा, बेचूंगा। इसलिए हमेशा क्या होता है, एंटी डाइल्यूटेड नेचर का होता है, ठीक। इफ एंटिटी इज होल्डर डू नॉट कंसिडर फॉर डीपीएस बिकॉज इट्स नेचर इज एंटी डाइल्यूटेड। चले, हाँ जी सर। नेक्स्ट कंसेप्ट सर, देखिए कंटिन्यू ऑपरेशन और डिसकंटिन्यू ऑपरेशन और एज ए टोटल आप क्या करेंगे, बीपीएस और डीपीएस को अलग से कैलकुलेट करेंगे। अब डिस्क्लोज कैसे करेंगे, फिर से बोलना सर, आप कंटिन्यूड ऑपरेशन से, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से एंड बिजनेस एज ए होल बीपीएस और डीपीएस अलग से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब उसे डिस्क्लोज कैसे करेंगे, कहते हैं डिस्क्लोज करने के लिए जो आपकी कंटिन्यू ऑपरेशन इनकम से और टोटल में बीपीएस और डीपीएस, उसे आप ऑन द फेस ऑफ पीएनएल दिखाएंगे। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से बीपीएस और डीपीएस या तो आप फेस पे दिखा सकते हैं पीएनएल के, या सर आप उसे नोट्स अकाउंट में दिखा सकते हैं, ठीक है सर। लेकिन शेड्यूल 3 के डिवीजन 2 ये कहती है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन को भी आप क्या करेंगे, फेस पे दिखाएंगे सर पीएनएल के। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट देखिए, चाहे अपनी बीपीएस या डीपीएस सर कंटिन्यू से डिसकंटिन्यू से हम फेस पे ही दिखाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। हालांकि इंडिया 33 के अकॉर्डिंग सर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से बीपीएस डीपीएस आप नोट्स में भी दिखा सकते हैं। एक बात और, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या करना साहब, कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू और टोटल, बीपीएस और डीपीएस कैसे दिखानी वो डिस्कस कर ली, ठीक। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में एक रिक्वायरमेंट और है कि बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। सबसे पहले आप बीपीएस दिखाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और फिर उसकी रेशो, और पोटेंशियल इक्विटी शेयर का इफेक्ट लेके सर आप फिर क्या करेंगे, डीपीएस को डिस्क्लोज करेंगे। चले, हाँ जी सर। इसी के साथ इंडेस 33 का रिवीजन खत्म होता है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हाँ, इस बार एग्जाम पर